नमस्कार दोस्तों। जब इस देश के लोकतंत्र की बर्बादी संविधान के साथ धोखे को का ईमानदार इतिहास लिखा जाएगा, तो इस देश के शासकों से ज्यादा इस देश का मीडिया दोषी होगा और वह इसके लिए जिम्मेदार होगा। यह बात अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कही। उन यशवंत सिन्हा ने कही जो इस देश की सबसे बड़ी सेवा में भी लंबे अरसे तक बहुत महान योगदान देते रहे। और उन यशवंत सिन्हा ने भी कही जिन्होंने पीछे इंडिया अलायंस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर लड़ाई लड़ी थी। जी हां, क्यों उन्होंने कही, इस पर हमें बात करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी गलत को गलत कहा है और सही को सही कहा है। मैं उन्हें सन 2000 से जानता हूं, जिन दिनों में रांची में था और वो इस देश के वित्त मंत्री। उस समय एक बैंक के डायरेक्टर के पद पर डॉक्टर अबरार अहमद साहब थे, जो बीएचयू के एचओडी थे, एमबीए डिपार्टमेंट के। वो उसके लिए आवेदक थे। बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने उनकी पत्नी डॉक्टर और वो दोनों रहते थे और सुबह वो भगवान की शिव को जल चढ़ा करके जाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए उन्होंने आवेदन किया है और उस समय मैंने बताया यशवंत सिन्हा साहब को कि ये एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे आवेदन किया है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। मुझे निजी तौर पे जानकारी है, तमाम सारे ऐसे लोग थे जो करोड़ों करोड़ रुपया रिश्वत लिए घूम रहे थे। यशवंत सिन्हा ने ईमानदारी से वह अपॉइंटमेंट किया था, इसलिए मैं कह सकता हूं उस समय करोड़ों रुपया मायने रखता था। तो आप सोचिए, वह यशवंत सिन्हा ये कहते हैं तो बड़ी बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी को हर चीज सौंप देने के लिए नरेंद्र मोदी उसे बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। वो कोलंबस की तरह पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं। अमेरिका बार बार जाते हैं और अमेरिका में जाके एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अडानी के लिए कर दीजिए, अडानी को बचा दीजिए, अडानी को धंधा दिला दीजिए, अडानी को ये कर दीजिए। और ये वही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में करते हैं। अब जब अडानी वहां के कानून के फेर में फंस गया, उसमें चार्जशीटेड हो गया, उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया, तब उसे बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जाते हैं। इधर तो बचाने के लिए जाते हैं, दुनिया के तमाम देश इस आधार पर अडानी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि वह व्यक्ति करप्ट व्यक्ति है, करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए वो पूरा बिजनेस चलाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसे सब सौंपते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने उसे उसकी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है उसके लिए बीएसएफ की हजारों करोड़ रुपए की जो जमीन है, कीमती बॉर्डर की, जो देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, वह जमीन सौंपती है। शायद इसीलिए उन्होंने बीएसएफ का दायरा 60 किलोमीटर बढ़ा दिया, जबकि बीएसएफ बिल्कुल सामने होती उसका इतना बड़ा दायरा नहीं हो सकता है। बावजूद इसके उन्होंने ये किया और उसके बाद देश में घुसपैठ भी हुई और हर काम हो रहा है। हम देख रहे हैं लगातार, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी देख रहे हैं और दूसरे बॉर्डर्स पे भी देख रहे हैं। इन्हीं पर तो राहुल गांधी आवाज उठाते हैं। आवाज उठाते हैं तो वो दुश्मन हो जाते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी नेहरू गांधी विरासत को लेकर के चलने वाले इकलौते ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा संकटों के दौर में लड़ा है। इतना नेहरू ने भी नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि नेहरू गांधी का जो सामंजस्य था उसका नतीजा था कि हर परिस्थिति में, चूंकि कांग्रेस पार्टी को धन, संपदा, ऑफिस
संपत्तियां देने में सबसे बड़ा काम नेहरू परिवार ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने अपना स्वराज भवन दे दिया था कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय बनाने के लिए। उस समय का सबसे कीमती भवन था। और उसके अलावा पूरे परिवार ने, खानदान ने जेल भी काटी। तमाम लोग शहीद हुए देश की आजादी में, तमाम लोग उसी कारण से बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन फिर भी एक नैतिकता बाकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतना रुतबा था कि उनके आगे बाकी फीके हो जाते थे, जैसे सूरज के आगे बाकी सब दिए हो। यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी कि हमारे पास नेहरू से अच्छा प्रधानमंत्री पद के लिए कोई और विकल्प था ही नहीं, यानी कोई और था ही नहीं जिसे बनाया जा सके, इसलिए उन्हें बनाया गया। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कही थी, और जो लोग उन्हें लड़वाते। देश की आजादी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष में इतनी ताकत नहीं थी, इतना नैतिक बल नहीं था कि वो आकर के उनसे लड़ सके, क्योंकि बाकी सब जिन आधार पर लड़ रहे थे उस समय देश के तमाम आजादी के पुरोधा भी थे। वो जानते थे नेहरू ने क्या सेक्रीफाइस किया है, और उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ देना जानते हैं, इसलिए लोग उनके पीछे खड़े हो जाते थे। आलोचनाएं होती थी, उन्हें नेहरू भी स्वीकारते थे, आलोचकों को साथ रखते थे। यह बात मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई थी लखनऊ में एक चर्चा के दौरान। बहरहाल इसके बाद आता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी आई। निश्चित पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को कभी सांसद नहीं बनाया, कभी उन्हें कोई ऐसी विरासत नहीं दी जिसे उत्तराधिकार कह सके, एक पैसे की संपत्ति नहीं दी। तब श्रीमती गांधी आती हैं और अपने बूते अपनी जगह बनाती हैं, और जब बना करती हैं तो तमाम सारे वो लोग जिन्हें नेहरू ने सब कुछ दिया था वही उनके खिलाफ हो जाते हैं। कांग्रेस टूटती है। बावजूद इसके उस समय भी आजादी के तमाम पुरोधा मौजूद थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी के भी सेक्रीफाइस को देखा था, उनकी जेल को भी देखा था, उनके कष्टों को भी देखा था, इसलिए सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद राजीव गांधी आते हैं। इंदिरा गांधी अचानक एकदम से शहीद हो गई थी। देश बहुत बुरी स्थितियों में था। ऐसे में जरूरत थी कि कैसे उन्हें वो किया जाए, और इसलिए वो अचानक एकदम से जब ये स्थितियां होती हैं तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता। वो खुद समझे, उसके पहले स्थितियां तमाम तरह से बिगड़ती, और इन सब का नतीजा होता है कि राजीव गांधी तमाम लड़ाइयां लड़ते हुए लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थे। वो प्रधानमंत्री के पद पर एक बेहतरीन स्थिति बनाते हैं। उसके बाद में तमाम सालों तक गांधी परिवार दूर रहता है, और राजीव गांधी शहीद हो चुके होते हैं। तब श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में आती हैं और स्थितियां विपरीत होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टेट्समैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और ऐसे में वो लड़ाई लड़ रही होती है, लेकिन फिर भी नैतिकता थी। राहुल गांधी राजनीति में आते हैं, एक बेहतर स्थिति होती है, लेकिन जब सत्ता जाती है उसके बाद सारे हमले राहुल गांधी पे होते हैं, पहले ही शुरू हो चुके होते हैं। जो अपराध राहुल गांधी ने कोई भी अपराध नहीं किया, उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है, उनके लोगों को दोषी ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात शुरू कर दी थी, उन्होंने किसानों, मजदूरों की बात शुरू कर दी थी, उन्होंने गरीब वंचित वर्ग की बात शुरू कर दी थी। यही पूंजीवादियों को पसंद नहीं था। तो पूंजीवादी जैसे पंडित नेहरू के समय में स्वराज पार्टी के साथ खड़े थे, संघ के साथ खड़े थे, जनसंघ के साथ खड़े थे, उसी तरह से अब वो खड़े हो जाते हैं, और राहुल गांधी अकेले लड़ रहे होते हैं। उनके ऊपर कभी कोई मुकदमा, कभी कोई चीज, कभी किसी तरह से
परेशान किया जाता है। इतने केसेस, 37 केस दर्ज हो चुके हैं। रोज बरोज पेशी की कोई ना कोई वो होती है। राहुल गांधी लड़ते हैं, इन सब से लड़ रहे हैं। किस लिए? लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। तब मीडिया विपक्ष के साथ होता था, आज मीडिया सरकार का चरण चुंबक बना हुआ है। कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं। यह दशा है। और जब नरेंद्र मोदी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो देश को करने वालों के साथ में, नुकसान पहुंचाने वालों के साथ में यह मीडिया खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी से अपेक्षा की जाती है, कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि वही पूरे विपक्ष को संभाले, वही सैक्रिफाइस करे, जो आज से नहीं 19वीं सदी से, पूरी सदी की शुरुआत से सैक्रिफाइस करता आ रहा है परिवार, बस वही करे। याद करिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए 1990 में जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देके बचाया था। 1993 में फिर उनकी सरकार बनवाई थी, सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। 1996 में बहुजन समाज पार्टी को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे समर्थन देके सरकार उनको बचवाया था, लाया था। और उसके बाद में आप देखिए कि 2011 में जो है संयुक्त मोर्चे को समर्थन किया था, और किस तरह से ममता को, गठबंधन को मदद करी थी। और जब ममता को मदद कर रहे हैं, बसपा को मदद कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो वोट बैंक उन्हीं का खिसक रहा है। और 2013 में नीतीश कुमार की और मदद करी जो है केजरीवाल की, 2013 में केजरीवाल की, 2015 में नीतीश कुमार की। तो अब आप समझिए, और उसके बाद लगातार करने के बाद हर बार पीठ पर छुरा भोंका गया राहुल गांधी के, कांग्रेस के। और फिर कहा जाता है कि वो क्यों नहीं कुछ कर रहे, वो क्यों लड़ गए दिल्ली में। तो क्या करेंगे? आप कहते हैं आप अकेले लड़ेंगे, तो हम क्या बैठ के भाड़ झोंकेंगे? लड़ेंगे। और यही ममता बनर्जी कर रही है, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? तो कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी, जो कांग्रेस के जन्मजात, उनके बेटे जो चीफ जनरल मैनेजर थे, इंजीनियर थे बड़े, और चेयरमैन बनने की लाइन में थे, उनको इस्तीफा दिला के पार्टी में लाए थे, लेकिन वो टीएमसी के साथ चले गए थे कांग्रेस के समझौते के कारण। उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अब तैयारी शुरू कर दी है कि ठीक है, जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि यहां कांग्रेस का कुछ नहीं है, तो कांग्रेस ठीक है, जब कुछ नहीं है तो हम अपने ढंग से लड़ेंगे, आप अपने ढंग से लड़िए। और तब कोई कहेगा तो निश्चित रूप से सवाल होगा। तो क्या सारी जिम्मेदारी, सारे कष्ट वही उठाता रहे जो आज तक उठा रहा है, चाहे देश की आजादी के पहले हो, चाहे देश की आजादी के बाद हो, चाहे देश को बनाने के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए हो, तो यह हाल होती है। कोई यह सवाल नहीं पूछता कि नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान क्या हुआ है दुनिया में। अभी ब्रिटेन में नस्लीय हिंसा हुई भारतीयों के साथ, कहा गया हम तुम्हारे साथ ऊपर राज करते रहे हैं, तुम्हारी क्या औकात, ये करके। इसी तरीके से जो कनाडा में भारतीय मूल की है रूबी डल्ला, वो कहती है हम यहां से उन प्रवासी भारतीयों को निकालेंगे जो अवैध हैं। अब अवैध की अभी परिभाषा क्लियर नहीं है, निकालेंगे। इसी तरीके से जो हो रहा है, बेड़ियों में जकड़ करके अमेरिका से भेजा जा रहा है, मीडिया सवाल ही उठाने को तैयार नहीं। और जब सवाल उठाने को तैयार ना हो तो तकलीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया है कि ये फ्री बीच क्या है जो चुनाव के वक्त में आप तमाम ये कहते हैं, इससे तो निकम्मापन बनता है। आप कहीं अनाज देंगे, कहीं ये देंगे, कहीं वो देंगे, क्यों नहीं उन्हें आत्मनिर्भर बनाते? बिल्कुल यही सवाल है, क्यों नहीं रोजगार देते हैं, क्यों नहीं ऐसा करते?
तो सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब कैसे हो? सबको अंधभक्ति में जब आप ढकेलेंगे, और अंधभक्त किस ढंग की है इसको समझने की जरूरत है। तो आप इसको देखिए, तब आप राहुल गांधी को गाली देंगे, आप गाली देंगे राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू को, और सबको करेंगे। और नरेंद्र मोदी जाकर के सावरकर के उसमें वो करेंगे। तो सावरकर उनके लिए पवित्र है, उनके लिए और कोई नहीं। वो ट्रंप से भारत के युवाओं को बेड़ियों में जकड़ने पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वो अडानी को बचाने का सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं मीडिया इस पर बोलता है? क्योंकि मीडिया नहीं बोलेगा। हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है नहीं क्या होगा, मत होइए। मेरा कर्तव्य है आपको सच बताना। मैं बता रहा हूं, आपका मन करे सुनिए, मन करे ना सुनिए। देश हम सब का है। जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी है, उतनी राहुल गांधी की। तो साहब, आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे और चाहेंगे सब दूसरा ही करे। निश्चित रूप से सवाल न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात कहते थे, आज भारत भ्रष्टतम देशों में शामिल हो गया है, 96वें नंबर पर आ गया। सोचिए यह स्थिति हो और आप सवाल नहीं करेंगे, मीडिया सवाल नहीं करेगा और कहेंगे सब अच्छा है। तो चलिए तमाशा देखिए, तमाशा हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, बाकी सब भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की जहां सत्ता नहीं भी होती है तब भी लड़ती है। पूरे देश में उसने प्रदर्शन किया इन हथकड़ियों के खिलाफ, किसी और ने किया क्या? नहीं। तो अब आप समझ लीजिए देश के लिए कौन खड़ा हो।